recording on me. So जैसा कि हम आज जानते हैं, why is suicide so common among students? Student suicide highest in last 5 years. Many took life due to failure in exam. Many are suicide across in Indian students increasing. Why suicide increasing in Indian students? All-time high in 2020. 14 cases recorded in Kota. 8 students die by suicide after school exam result in Telangana. 6 students die by suicide in Telangana after intermediate exam. 2 Delhi. 6 students across Tamil Nadu commit suicide after class 12th result. Chhattisgarh student die by suicide after failing exams. Delhi teen end life after score low marks. Andhra Pradesh 10 student commit suicide after failing intermediate exam. Experts say children show visible sign of stress. So ये सारी चीजें पॉइंट्स अगर हम देखें और अक्रॉस इंडिया अगर हम न्यूज देखते हैं, जब भी टाइम आता है रिजल्ट आने का तो हम न्यूज में देखते हैं ये फ्लैश होना शुरू हो जाता है, बच्चों ने सुसाइड किया, बच्चे हैंग कर लिए, बहुत सारी तरीका उनको उस समय समझ नहीं आता है। इसके पीछे क्या कारण है? ये बहुत बड़ा रीजन है, इस पे विचार करना है, हम लोगों को विचारणीय है कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, उसका परिणाम है? स्कूल के प्रेमिसेस में बच्चों के साथ क्या हो रहा है? क्या टीचर प्रेशर बना रहे हैं बच्चों के ऊपर? रिजल्ट, मार्क्स, हाईएस्ट, इस तरह का डिमांड, एडमिशन लेने का प्रेशर, कैरियर का प्रेशर। कैरियर में भी बच्चों को कभी कभी उनके चॉइस बिना पूछे पेरेंट्स अपना महत्वाकांक्षा थोप देते हैं, तुम्हें यही बनना है। हालांकि अगर हम देखें तो हर बच्चे में अपनी एक पोटेंशियलिटी होती है उनको राइज करने की, उनकी कैपेसिटी होती है और वो बहुत सारे कैरियर होते हैं जिसपे वो बहुत अच्छा फ्लोराइज कर सकते हैं। बट अगेन पेरेंट्स का प्रेशर इतना ज्यादा होता है बच्चों के ऊपर कि आपको यही करना है। सा विद्या या विमुक्त्या, ऐसा जनरली अगर इस तरह का शिक्षा बच्चों को बचपन से दिया जाए, ठीक है आपको कैरियर में सक्सेस होना है, आपका फ्यूचर इम्पोर्टेंट है, बट क्या आपके बिहाफ ऑफ आपके लाइफ, आपके जीवन के को दे देने अगर आप बचेंगे ही नहीं, रहेंगे नहीं, तो उसका क्या फायदा? बच्चों के मन स्थिति पे इसका क्या परिणाम हो रहा है? कंपटीशन रोज बताया जाता है कि बहुत कंपटीशन है, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा, मार्क्स एक आपको लैंडमार्क सेट करना है, बहुत आगे जाना है। तो इस तरह के जो वातावरण और इस तरह के एनवायरनमेंट बच्चों को दी जाती है और प्रेशर दिया जाता है, क्या उसका परिणाम है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम जो देखेंगे, हमारे बीच में एक्सपर्ट्स हैं, हमारे बीच में सामने कैमरा ऑन है हरानंद दादा का। जनरली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि कैमरा ऑन करके वो रहते हैं, और मेरा रिक्वेस्ट अदर पर्सन से भी है, प्लीज ऑन योर कैमरा सो दैट मैं फेस टू फेस हो पाऊं और मुझे कॉल करने में भी कन्वीनियंट हो। तो कॉलेज में प्रोफेसर थे, ऐसा मुझे पता है। तो आप क्या बताते हैं और क्या आपका उस समय के सिचुएशन में और आज जो सिनेरियो देख रहे हैं, क्या परिवर्तन आया है? आज बच्चों की हालत ऐसी क्यों हुई है? तो आप इस पे अपनी ओपिनियन दें। थैंक यू। आपने विषय का
मौलिक परिचय तो दे ही दिया है और मूलभूत समस्याओं की भी चर्चा की है। अगर अनुमति हो तो मैं हिंदी में बोलूं, वरना फिर जी भाषा। जी दादा, एनी लैंग्वेज यू कंफर्टेबल। आई एम कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम। Yeah. ये आत्महत्याओं के जो आंकड़े थे वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के बहुत सही दिए गए। आत्महत्याओं की स्थिति जो है एक भावात्मक दावानल की स्थिति है, जंगल की आग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इमोशनल वाइल्ड फायर। तो जब भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि सोचने की शक्तियां जो हैं वो कम तो हो ही जाते हैं, विक्षिप्त हो जाती हैं, समाप्त प्राय हो जाती हैं। वैसी स्थिति में मनुष्य सोचता है कि अब जीने का उद्देश्य क्या है, और जिजीविषा उसकी समाप्त होने लगती है, जीने की इच्छा। मूल बातें तो सबको समझ में आती हैं, उसके पुनरावृत्ति मैं नहीं करना चाहूंगा। स्कूल का दबाव है और पेरेंट्स का दबाव है। इसमें एक जरूर मैं कहना चाहूंगा कि माता पिता कई बार अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों पर आरोपित करते हैं। यानी कई बार ऐसा मुझे लगता है कि जो उनके अपने सपने थे, जो पता नहीं पूरे हुए कि नहीं पूरे हुए, वो तो स्वयं बताएंगे, उनको सच करना चाहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। इस तरह की बातें भी होती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, ऐसा भी होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मेरे समय और अभी के बीच आई है वो है रोल ऑफ सोशल मीडिया। मेरे समय में जब मैं पढ़ाता था तो ये सेलफोन की दुनिया नहीं थी, सोशल मीडिया की दुनिया नहीं थी। अभी 2000 के बाद जो बहुत मौलिक परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक तो अब पुराने अखबार की तरह पुराना होता जा रहा है, अब ट्विटर, यूट्यूब, और सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई व्हाट्सएप। ये जो मैंने कुछ के नाम गिना रहा हूं, तो ये जो सोशल मीडिया है इसकी भूमिका बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि मैं अपने एक्सटेंडेड फैमिली के बच्चों को देखता हूं जो स्कूल के स्टेज में हैं, और काफी ध्यान से निरीक्षण करता हूं, सोचता रहता हूं। तो मैंने देखा है कि यूट्यूब और ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है इसमें बच्चे इस तरह सिमट गए हैं, उलझ गए हैं मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अच्छे काम के लिए भी यूट्यूब बहुत प्रयोग होता है। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो अभी क्लास 5-6 में यूट्यूब में हिस्ट्री की चीजें पढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, ऐसे ही बच्चे। लेकिन ज्यादातर बच्चे उस पर क्या करते हैं ये तो बच्चे ही बताएंगे और उनके पेरेंट्स समझेंगे, और एक साधारण आदमी उसमें अपना कयास लगा सकता है। तो ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, जो शुरू में पैंडेमिक के फेज में बच्चों को मजबूरन डिजिटल एजुकेशन के लिए गार्जियंस को फोन देने पड़े और उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी पड़ी, धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चे उसी में सिमट गए। और मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं, आप लोग भी जानते होंगे, जो पढ़ाई अपना प्रेजेंस दिखला रहे हैं और कुछ और काम चल रहा है साथ में। और बाद में मैंने देखा कि कुछ बच्चियां उस पर नॉवेल्स पढ़ रही हैं अंग्रेजी के, तो ये एक विचित्र। फिर एक अंग्रेजी के गीत सुन रहे हैं। मैंने देखा कुछ बच्चे आए तो मेरे टीवी में अंग्रेजी का गीत सुन रहे हैं। मैंने कहा कि मैं तो स्वयं अंग्रेजी के गीत समझ नहीं पाता हूं, आप लोग कैसे समझ रहे हैं, मतलब एक बात है। तो ये जो सिमटने की दुनिया है कि बच्चे एक तरह का आत्मनिर्वासन झेल रहे हैं, मतलब एक तरह का सेल्फ एलिनेशन, जिसको मार्क्स ने कहा था। मार्क्स ने बात बड़ी खूबसूरती से कही थी कि पूंजीवादी समाज में एक तरह का सेल्फ एलिनेशन आएगा, आदमी समाज से, परिवार से कटता जाएगा। अब इसमें एक बड़ी रोचक बात है कि अभी सर्जन जनरल ऑफ यूएसए जो हैं, एक हिंदुस्तानी है, वो साउथ इंडियन, उन्होंने एक बयान दिया जो सारे बड़े अखबारों में छपा कि द ग्रेटेस्ट नेशनल हेल्थ एपिडेमिक of the United States of America is loneliness। अब देखिए ये बहुत गंभीर बयान है यूएसए के सर्जन जनरल का कि अमेरिका की सबसे बड़ी जो महामारी है वो अकेलापन। इस अकेलेपन के लिए जिम्मेदार कौन है?
बाबा ने जैसा कि प्राउथ में जब वो एडुकेशन पर उनका जो बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत गंभीर उनकी गवेषणा है, इस पर बहुत गंभीर विवेचना है, उसमें उन्होंने कहा है कि पेरेंट्स कैनॉट एब्सॉल्व देमसेल्व्स ऑफ देयर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। कहते भी हैं फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल। तो जो माता पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं, वो अपनी मौलिक और प्राथमिक जिम्मेदारी से बाहर नहीं निकल सकते। वो इस बात का उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे आप पढ़ो। तो ये मैंने देखा है बहुत करीब से कि बहुत से गार्जियंस ट्यूटर लगा दो, मैथ्स नहीं है, जब हो सकता है कि उनके फादर इंजीनियर हो, अरे मैथ्स ठीक है, और इंजीनियरिंग तो बिना मैथ्स के होती नहीं, तो नहीं मैथ्स का ट्यूटर लगा दो, क्योंकि न तो उनकी इच्छा है बच्चों को समय देने की, और न तो शायद समय है। समय तो ऐसा है कि समय का अनुशासन तो बनाना पड़ता है। ये समय का अनुशासन तो अनमार्गियों से लोग सीखे कि सुबह कैसे 4:30 बजे उठ के सारा काम करते हैं और सब कुछ दुनिया भी देखते हैं। तो ये जो एक सेल्फ एलिनेशन है, इसमें बच्चों की अपेक्षाएं बढ़ती चली गई हैं, वो सारी चीजें देख रहे हैं, और माता पिता अलग दबाव दे रहे हैं। पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ा है। साथ में अच्छे स्कूल में जो बच्चे हैं, कोई कुछ एस्ट्रोनॉट बनना चाह रहा है, कोई कुछ बनना चाह रहा है, तो उसमें हर बच्चे के मन में, जैसे बाबा ने कहा भी है, कि इनको सपने देखने से तुम नहीं रोक सकते। सपने तो बच्चे देखेंगे, ये अवस्था ही है शैशवावस्था और किशोरावस्था सपने देखने की। अब सपनों और सच के बीच का जो फासला है, उसको मिटाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी माता पिता को, दोस्तों को, स्कूल को। अब ये स्कूल की भी समस्या बहुत घनी है। कोटा के बारे में सभी जानते हैं कि कोचिंग कैपिटल इंडिया का कहा जाता है। वहां पर भी इतना दबाव है। मैं कई बच्चों को जानता हूं जो हॉस्टल में रह के और पीजी अकोमोडेशन में रहते हैं। कई ऐसी माओं को मैं जानता हूं जो बच्चों को लेकर कोटा में अकेले रहती हैं। तो एक अजीब तरह का दबाव एक बच्चों पे क्रिएट किया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा, समाज के द्वारा। इसमें एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी है कि जॉब की मार्केट बहुत कमजोर हो गई है, सीमित हो गई है। गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स हों, जैसे भी जॉब हो, बड़े सीमित है। रोजगार के जो साधन है बहुत सीमित हो गए। तो सीमित रोजगारों की लूट है। एक टोकरी में अगर 4 ही आम हो और खाने वाले 400 हो, तो समस्या तो है कि 4 ही को मिलेगा। अब इसमें एक अलग दबाव है। मैंने अभी एक बच्ची से पूछा, उसका मेडिकल में टाटा में हो गया। एक टीचर की बेटी है, अक्सर टीचर के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, मेरी ये धारणा है। तो मैंने उसके मार्क्स पूछे, फिर एक बहुत अच्छे परिवार की, समृद्ध परिवार की, बहुत अच्छी जगह कोचिंग करने वाली लड़की से पूछा कि तुम्हारा वीकली टेस्ट में क्या आ रहा है, तो 200 का फासला था मार्क्स का। मैंने कुछ कहा नहीं कि एक टीचर का बच्चा बिना कोचिंग के मतलब 600 या जो भी मार्क्स मेडिकल में हो उसमें 520 ला रहा है, और कोचिंग कर कर के आदमी 320 330 में फंसा जा रहा है। तो ये एक समस्या है। क्यों? क्योंकि वहां जो टीचर हैं वो बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और दूसरे गार्जियंस जो हैं, ये बहुत घनीभूत समस्या है हर परिवार की। और हर माँ बाप बोलता है मेरे पास समय नहीं, ये बोल करके वो अपनी अगली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और मूल बात है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी से खिसक रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट की दुनिया एक अलग है, और पीयर प्रेशर जो आता है उसमें ड्रग्स, स्मोकिंग, सारी चीजें आती हैं। ये स्कूलों में भी अब खूब चल रहा है, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में खूब चल रहा है। मैं जब हिंदू कॉलेज में पढ़ता था, मतलब आज मैं कह सकता हूँ कि उस समय इन लेट 70s 78 79 में कैंपस में वो सब कुछ, अफीम, गांजा और बियर, तो दिल्ली में वो बियर की नदी बहती है और आज भी बहती है, जो भी है। तो ये शराब सरेआम थी ये चीजें, और सब हम लोग जो चुपचाप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे, लोग हंसते थे कि ये बिहारी बुद्धू हैं, यही कहते थे, ये बिहारी बुद्धू हैं, इनको तो कुछ पता नहीं है अपना। लेकिन आज वही बिहारी बुद्धू लोग बहुत अच्छा कर गए, और ये लोग सब जहां के तहां रह गए, वो अलग बात है। अब एक इसमें मूल समस्या कहाँ आ रही है? लाइफ स्किल्स एडुकेशन। यूनाइटेड नेशंस ने लाइफ स्किल्स को डिफाइन किया। ये किसी भी सिलेबस में, कुछ कंट्रीज ने भी अडॉप्ट किया है, छोटे छोटे कंट्रीज ने, लेकिन अभी भी जो नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना, जिस पर बहुत नगाड़ा पीटा गया है कि बहुत ही अद्भुत
ये दस्तावेज बनाया गया और बच्चों का भविष्य बन जाएगा। क्या लाइफ स्किल्स एजुकेशन पर इसमें जोर दिया गया? जो 10 बातें कही गई बच्चों में लाइफ स्किल एजुकेशन की कोर एबिलिटी जिसे कहते हैं, मूल उसमें जो क्या लक्षण होने चाहिए जो बच्चों को सिखलाए जाने चाहिए, मैं क्विकली आई विल रीड इट। 1 इज डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता स्वयं उनके पास है कि नहीं। सेकेंड इज क्रिएटिव थिंकिंग, वो जो आजकल बच्चे 10th के बाद मैथ्स बायो और इस चक्कर में उनकी क्रिएटिव थिंकिंग खत्म है। और अगर वो कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, माँ बाप भी डिस्कस करेंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मेडिकल कोचिंग एंड ऑल दैट। थर्ड इज कम्युनिकेशन, ये बहुत बड़ी समस्या है। कम्युनिकेशन का मतलब कई इसके आयाम है। संवाद कैसे होता है? क्या माँ बाप अपने बच्चों से संवाद कर रहे हैं? क्या वो उनके रिव्यू कर रहे हैं? गृहिणियां जो हैं, मैं पूरी श्रद्धा के साथ कहना चाहूंगा, घर का तो सारा कामकाज देख रही, क्या समय निकालकर बच्चों से पूछ रही है कि तुम्हें ये इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, कोई चीज समझ भी तो नहीं आ रही है? मुझे याद आ रहा है कि जब मेरा बेटा फिटजी में कर रहा था कोचिंग और डीपीएस भी साथ में था, डीपीएस आरकेपुरम में, तो उसने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा मैथ्स में। अब वो उस समय का मैथ्स और हम लोग का, मैं भी एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ चुका हूँ, लेकिन आई कुड नॉट मेंटोर हिम, सो आई हैड टू एक्सेप्ट माय लिमिटेशन। मैंने कहा बेटे मैं इसको नहीं देख सकता हूँ। यू अल्टीमेटली दैट मैथ्स हेल्प्ड हिम एंड ही मूव टू अ वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। तो और आगे बढ़ते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, ये चौथी, ये कोर कॉम्पिटेंसी है जिसे यूनाइटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस का एक बड़ा अंग है, उसने डिफाइन किया। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, माँ बाप का कम्युनिकेशन। मैं ये देखता हूँ पीटीएम होता है स्कूल में, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। अरे भाई, जो मूल आपकी समस्या है, वेयर इज द बच्चा? व्हाई नॉट कॉल इट पेरेंट्स स्टूडेंट्स टीचर्स मीटिंग? अब उसमें बच्चे कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। भाई बच्चे को मंच पर खड़ा करिए, उनसे बात करिए ना। गार्जियन तो ठीक है, वो बैक सीट ड्राइविंग कर रहा है, गाड़ी में पीछे बैठा है, लेकिन जो ड्राइविंग सीट पे है उसको तो खड़ा करिए आप। वो समस्या बहुत, स्कूल्स का एक अपना एक सिस्टम है। कोपिंग विथ इमोशंस, ये 5वीं चीज जो बताई गई, भावनाओं से कैसे जूझा जाए, ये बच्चों को क्या गार्जियंस बता रहे हैं? क्योंकि गार्जियन जो माता पिता हैं या बड़े भाई बहन भी हैं, वो भी गार्जियन की तरह, उनको लंबा अनुभव है जीवन का, उतार चढ़ाव, जीवन मृत्यु, दुर्घटनाएं, अस्पताल, सब कुछ देख चुके हैं वो। तो इस तरह के बुरे बुरे दिनों में या तो बच्चों को तैयार करना पड़ेगा कि भाई तो इस तरह तैयार होना चाहिए। जैसे एक मेरे वरिष्ठ थे, वो मुझे कहते थे कि जब उम्र 40 साल हो जाए, मैं देखिए कैसे हर आदमी सीखता है कहीं से, जब उम्र 40 साल हो जाए तो अपने कंधों को मजबूत कर लो। मैंने पूछा ये इसका मतलब समझाइए। बोले कि 40 वर्ष हो जाए तो किसी न किसी की अर्थी घर में उठानी पड़ती। अब सीधा स्टेटमेंट, इट टीचेस यू अ लॉट। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल, ये बहुत बड़ा स्किल है कि आपकी कोई समस्या है तो उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। आपको नहीं, कोई ऐसा नहीं कि हर प्रॉब्लम बच्चा ही सुलझा लेगा, आप दूसरों के पास जाइए, बोलिए तो पेरेंट्स से कि आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन फिजिक्स मैथ्स, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस एरिया, या मेरा एक दोस्त मुझे स्कूल में परेशान कर रहा है। मैं ऐसी बच्ची को जानता हूं जिसके पिता स्कूल में ही बहुत सीनियर टीचर हैं और जिसको स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ा कि उसके पीयर्स, जो फ्रेंड्स थे क्लास में, वो उसका मजाक उड़ाते थे और मजाक उड़ाने के चलते उसका स्कूल बदलना पड़ा और उसके बाद स्वयं उसके पिता को उस स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। ये स्थिति है। तो दोस्त भी आजकल अगर सही नहीं मिले तो बहुत समस्या हो सकती है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? इट हैज बीन डिफाइंड एज ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ ए सिचुएशन। के बच्चा ये समझे कि भाई हमारी मैथ्स कमजोर है, हम इसमें गार्जियन को पुश करने से आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये पहले ही आजादी थी। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड वेरी गुड इन 10th +2, but I told my father, look, I am not interested in science, so I switched over to history. So तो पहले के गार्जियंस ओपन माइंडेड थे। अब क्या है, नहीं तुमको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना। अरे भाई, जिसकी मैथ सही नहीं है वो इंजीनियरिंग कर नहीं सकता है। आप नहीं, कुछ नहीं कर सकते। आप 10 जन्म भी लगा दीजिएगा, नहीं हो सकता। जिसकी बायो ठीक नहीं है वो मेडिकल नहीं कर सकता। तो इट हैज टू बी टोल्ड टू द चाइल्ड कि योर बायो इज वीक,
यू कैन नॉट डू इट एनीवेज। इंटरपर्सनल स्किल्स ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये सारी गंदी आते हैं, ड्रग अब्यूज, सिगरेट, ये वो, और गंदी चीजें देखना यूट्यूब पे, ये बच्चे जो हैं किसी से सीखते हैं, स्कूल के ही कोई दोस्त बताते हैं कि अरे यूट्यूब पे ये चैनल देखो। तो ये जो एक प्रॉब्लम है इंटरपर्सनल स्किल्स का, कि बच्चों को माँ बाप ये बताएं कि कंपनी के बारे में बहुत सिलेक्टिव हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। बच्चे क्या बड़े भी अगर कंपनी के बारे में सिलेक्टिव नहीं रहेंगे, तो मैं जो कहता हूं बार बार कि मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड कैरी अ लॉट ऑफ गार्बेज इन देयर हेड्स, एंड अनलेस वी अवॉइड देम, कितना अपना आप ड्राई क्लीन अपने आप को करेंगे अगर कोई माथे में कूड़ा डालता रहे। तो बड़ों को भी Thank you, Dada. We'll take you in second round. Yeah, okay. If any Oh, thank if you. any important point, then can see. Last 2 points only were left. The 9th point is empathy, दूसरों के दर्द में सहानुभूति, and last is coping with stress, which deals with suicide. Anyways, thank you, Dada. There is a time issue also, so yeah, we'll take you again if there is a time. हमारे बीच में CWWD दानवर्ता दीदी हैं, वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट की हेड। मैं दीदी से सुनना चाहूंगी कि किस तरीके से स्पिरिचुअल कल्ट उनमें डेवलप किया जाए और किस तरीके से वो कोप अप करे इन सारे जो प्रेशर है, पीयर प्रेशर है बच्चों के ऊपर, एग्जाम्स का, सोसाइटी का, मार्क्स का। तो दीदी आप इस पे कुछ अपने वक्तव्य रखें, कुछ अपने इम्पोर्टेंट व्यूज बताएं कि कैसे वो इन सारे वातावरण से निकले बाहर। दीदी, यू आर म्यूटेड। नमस्कार दीदी। बाबा जैसा बाबा ने कहा है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि भाई स्पेशली मार्गी बच्चों को हम लोग अगर शुरू से एक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग देते हैं, एक पेरेंट्स अगर आइडियल हैं, बच्चों को अगर आइडियल ट्रेनिंग देते हैं, तो ये मेटलिस्टिक लाइफ की तरह जहाँ भाग रहे हैं बच्चे हमारे, और ये एक बहुत बड़ा कॉज है, सब लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। और आज हमारे मार्गी बच्चों के अंदर, मार्गी फैमिली के अंदर भी ये चीजें हो रही हैं। वो एक स्पेशली बिहार में बचपन से डाला जाता है कि आइदर यू हैव टू बी IPS और IAS। आई मीन वो इतना बड़ा दिमाग में डालता वो बच्चा, मे बी ही इज नॉट एबल, लेकिन वो कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो इतना प्रेशर है। अगर हम लोग उसको आइडियल ट्रेनिंग देते हैं एक बाबा के अनुसार, बाबा चाहते हैं कि वो बच्चे आइडियल हो, अगर वो चीजें शुरू से हमारे एक मार्गी कल्चर डालेंगे, तो शायद वो बच्चे ही समाज में एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। क्योंकि आजकल क्या होता है, एक पेरेंट्स, अगर एक बच्चा कुछ दूसरे लेवल की बात कर रहा है और पेरेंट्स उसको रीच नहीं कर पा रहे, शायद पेरेंट्स उस लेवल तक को समझ नहीं पा रहे, तो इमीडिएट क्या करते हैं, वो साइकाइट्रिक के पास भेजते हैं। और वहीं से वो शुरुआत हो जाता है। बच्चे की उस लेवल को आप नहीं समझ पा रहे हैं, इट डजंट मीन ही हैज अ साइकिक प्रॉब्लम। then you are the one proving your child that you have some problem, you have something wrong. तो वो उससे वो क्या होता है, बच्चे को फिर पता चलता है कि ओके, इफ आई एम गोइंग टू साइकाइट्रिक, आई मीन देन आई हैव सम प्रॉब्लम। तो वो डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है, और उसके बाद वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और फिर वो सुसाइड, सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग है ना, ये हम मार्गी फैमिली, हम मार्गी लोग बच्चों को एक आइडियल बना के अपने समाज में पेश करें, और वही बच्चा एक एग्जाम्पल तैयार हो पूरे समाज का। तो इसीलिए जैसे छोटी छोटी ट्रेनिंग ना, बच्चों को स्पिरिचुअली कैसे गाइड करना है, बच्चों को स्पिरिचुअली हम लोग कैसे, बाबा हम लोग को बहुत छोटी छोटी चीजों को सिखाए हैं। और ऑफ कोर्स आज जो हम कैपिटलिस्ट एरा में हैं, ये हम लोगों के माइंड को एकदम हैंडीकैप बना चुका। कैपिटलिज्म इज द, मुझे लगता है बहुत बड़ा एक कॉज है
ये इसमें जाने का, क्योंकि वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ, वो हर चीज, हर तरह का प्रेशर, जैसे आपने कहा मार्क्स अगर वो स्कोर नहीं कर पा रहा है, या फिर वो एक अपनी कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, या वो अपनी फैमिली लाइफ में वो अच्छी तरह से वो डील नहीं कर पा रहा है, तो वो हर चीज वो फिर प्रेशर 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 होके, तो अगर शुरू से एक जो हम लोगों का है फास्टिंग है, हम लोगों का जो डाइट है, ये छोटी सी चीजें हैं जो हम अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं, और वो बच्चे जब वो ट्रेंड होते हैं ना, और जब वो बाहर निकलते हैं तो यस वो, लेकिन मैंने कुछ मार्गी फैमिली के बच्चों को ये भी देखा कि वो इतना ज्यादा वो आइडियोलॉजिकल उनको बनाया गया है कि स्कूल में वो एक आइसोलेटेड हो जा रहे हैं, बच्चे उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करते, बिकॉज they are not like them, they are not talking about movie, they are not talking about the materialistic life, so then they feel isolated. That is also one problem. So I don't know, we have to teach our children how to deal with these things, and we have to teach that you are the leader, you have to guide the society, you are not a small, you are not a young, अगर तब वो उस चीजों को भी हैंडल करना सीख जाएंगे जो वो आइसोलेशन फील करते हैं, कि बेटा वो रीच नहीं कर पा रहे, तुम्हें उनको हेल्प करना है तुम्हारे लेवल तक रीच करने के लिए। तो ये जो मेन है हम लोगों को आइडियल, पेरेंट्स अगर आइडियल होंगे तो बच्चे आइडियल होंगे, पेरेंट्स अगर रूटीन में हैं तो बच्चे रूटीन में होंगे, और बच्चे अगर रूटीन में हैं तो वो समाज में जाके एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच दीदी, वेरी रेलेवेंट पॉइंट आपने रेज किया। हमारे बीच में सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद दादा। वेलकम दादा, एंड प्लीज शेयर योर इफ आपके इर्द गिर्द सोसाइटी में कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन आपने देखा है, आपने फील किया है, आपके इर्द गिर्द कुछ स्टूडेंट हैं या आपने अपने लाइफ में डील किया है, कुछ ऐसी चीजें जो जिसे लगता है कि इस तरह की जो परेशानियां बच्चों के साथ आ रही हैं वो कैसे इससे कोप अप करें, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें। या दीदी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। Ideally speaking, as many things has been briefed shortly, the main thing जो आता है दीदी, जो मुझे लगता है, the now because of the world of media, पूरा वर्ल्ड एक सा हो गया है, लेकिन इकोनॉमिकली तो हम वही हैं जहां पर हैं। सपने तो देखते हैं अमेरिका का, बट आई एम इन इंडिया, आई एम इन अ वेरी रिमोट विलेज वेयर थिंग्स आर नॉट अवेलेबल। तो ये जो डिफरेंस है, I am talking of a boy I have interviewed after he passed engineering, that why it happens, कि after तुम लोगों को हम लोग इतना संस्कार देते हैं, after qualifying, how, I mean, you feel uncomfortable again you come back in this atmosphere. That's a big question, along with I think बहुत youngsters हैं हम लोगों के घर में. He told very simple thing. We have been in a very tight, what we call ideal, society, in a family. When we go out, let us not forget, remember the Baba's word that, and it's natural, कि जो lower वृत्तियों में मन जो है, I'm talking because of the media all over. ऐसे दादा ने बोला कि लोग बोलते हैं फोन करके कि ये वाला चैनल देखो, ये देखो. So this is rampant, and indirectly our culture is being, scrapped by someone across the world. So, and that's a big issue. So what he told me is, I want to narrate his words. Very sincerely, he's told that when we go out, we see the different world outside. और उसमें क्या होता है कि I am talking of college, engineering college, medical college. Boys, उसमें mostly they love, American, European movies. सब night में movie देखते हैं. And slowly, and they try to behave like that. Because you see, when they go to the engineering college or medical college, they are quite young. And उसमें बोलते हैं कि फिर बहते बहते, जैसे दादा ने बोला, फिर उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो लोगों को एक बड़ा नेगेटिव टेंडेंसी की तरफ ले जाते हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग हो। देखिए मैं तो कहता हूँ कि जब हम कॉलेज में घुसते हैं तो शायद 4 या 5 लड़के 100 में से रहते होंगे जो कि दारू पीते हैं या ऐसा जो भी गलत आदतें आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति है दीदी, इफ यू बिलीव माई पैरामीटर्स, when they come out after 4 or 5 years, it's just reverse. Mostly it is reverse, the percentage. So that is the situation we are living in, and this is mainly why I was telling is कि बाबा कहते हैं एक जगह न्यू ह्यूमनिज्म में, आई हैव रेड दैट यदि किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो सिर ऊंचा उठाकर कभी खड़ा नहीं हो सकता। अपसंस्कृति जिसको हम कहते हैं, सूडो कल्चर के बोझ से जितनी पीठ झुक गई है, मेरुदंड टूट गया है, क्या वे जीवन में किसी क्षेत्र में सिर उठाकर संघर्ष कर भी सकेंगे? दैट इज अ वंडरफुल लाइन एंड दिस टेल अस टू थिंक ओवर, बट सॉल्यूशन नहीं दिखता है। एंड बाबा कहते हैं, खुद कहते हैं, कभी नहीं। इसलिए अपसंस्कृति के चंगुल से मानव जाति की रक्षा करना प्रत्येक विचारशील मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है। एंड दिस लाइन्स really it tells lot many things, but answer is there, but how to implement that is one part. The second thing which was coming to my mind to talk is our neo-humanistic education. I think Didi will be the ideal person to, we focus on, because every child, every person is born with a special quality. The very purpose of teachers are, I mean, according to our philosophy, only 2 people should be involved in bringing children up, that is educationist and psychologist. So we should have a data bank. बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं, but वो लगभग 8वीं 9वीं क्लास तक you can very well understand, if you are mapping them properly and keeping their data sincerely, that this guy intention or inclination is towards this thing. जैसा कि दादा ने बोला कि हर आदमी चाहता है कि आज मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर ही बने, दैट इज अ बिग लैकुना इन आवर सोसाइटी एंड स्पेशली अनएजुकेटेड सोसाइटी। आजकल लोग सब जानते हैं आजकल कि कोई भी काम, इफ यू आर एक्सेल इन दैट डायरेक्शन, यू कैन अर्न, बिकॉज एवरीथिंग इज फॉर द मनी, पीपल आर डूइंग फॉर सर्वाइवल। आजकल तो आपको कुछ भी आता है तो आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं, पर इसका प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है कि यदि हमारे से दादा ने बोला मैथमेटिक्स आती नहीं और प्रेशर है कि तुम इंजीनियर बन जाओ, बायोलॉजी आती नहीं है, प्रेशर एक तुम डॉक्टर बन जाओ। सो दीज थिंग्स आर, तो हम ये कहना चाह रहे हैं दीदी, द न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, द सिंसियर एजुकेशन, हमको बच्चों में ये स्कैन करके देखना है कि व्हाट दिस गाय इज फिट फॉर इन द फ्यूचर, और उसको उसी डायरेक्शन में करना है। दूसरा एक और बात मैं बोलना चाहता हूं जो कि हम लोग एज ए पेरेंटिंग हम लोगों ने किया है, दैट इज व्हाई आई वांट टू शेयर। हमने बच्चों को, फॉर्चुनेटली वी वर इन द सिटी, वी गेव ऑल द फैसिलिटीज। आई मीन you talk of whether it's a game, whether it's a music, whether it's art, drawing, everything. Now you see, in today's stressful world, I'm talking only in respect to the students, there is a requirement of entertainment and healthy entertainment. If you are not giving entertainment, he is bound to surf the media and he is bound to fall somewhere, which no parents will like. सो एटलीस्ट ऐसा एक क्वालिटी जरूर उस बच्चे में ऐसा पैशन होना चाहिए कि हम पढ़ाई से स्ट्रेस में आए तो यहाँ थोड़ा म्यूजिक कर लिए 5 मिनट, कुछ भी हुआ तो थोड़ा ड्राइंग कर लिए। आई मीन दिस आई एम सीइंग इन माय फैमिली, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग दिस। आई मीन सो दे डू नॉट हैव अ टाइम टू लुक एट अ थर्ड अल्टरनेटिव। देयर हैज टू बी सम पेग वेयर वंस दे आर स्ट्रेस्ड दे कैन हैंग देयर। सो दैट पार्ट इज मिसिंग एंड इज कंप्लीटली मिसिंग। आज तो सोसाइटी की बात करिए तो I mean, हम तो देख रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड्स आर मिसिंग फ्रॉम, आई मीन बच्चे बता, मेरे को आप लोगों को भी लगता होगा बेचारे एक छोटी सी गली में फुटबॉल खेल रहे हैं, एक छोटी सी गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। आई थिंक थ्रू आउट देयर लाइफ दे हैव नॉट सीन द बिग फील्ड इवन, एंड दिस makes a personality. I even myself realized it later that why we are decision makers, why we are such tolerant in life, because of sports. Sports is not just playing, it gives a lot of biopsychological development in our physical and psychic body. तो ये सब चीजें हैं दीदी, and there are many more things.
और एक और बात है, जैसे दादा ने बोला कि सी देयर इज नो डाउट दैट ऑल वी आर ऑल, एंड आज तो गूगल क्या, आज तो चैट जीपीटी आ गया है ना, गूगल अंकल के फादर. सो वी हैव ऑलमोस्ट एवरी नॉलेज देयर. व्हाट इज मिसिंग इज दैट इज द विजडम टू चूज what I should, what is for me and what is not for me. Right. This is a fundamental lacuna, and parents, जैसा आप लोगों ने खुद बोला, पेरेंट्स के पास समय नहीं है, वो अपना ही सर्फ करते रहते हैं. I mean, आजकल तो इतने पिक्चर्स आते हैं, कहीं भी आप देख लो, पार्क में देख लो, कहीं भी वॉकिंग करने जाते हो, 3 लोग बैठे हैं, दे आर फ्रेंड्स, बट सब अपना अपना लगे हुए हैं. So I mean, and same is in family also. Technology. Right. So we are the victim of a different culture, which is certainly not our culture. So we should not forget, and there are many aspects also. दीदी, मेरा एक मन कर रहा था बोलने का. जी. What is the solution? दादा, मैं सोल्यूशन पे भी आऊंगी. आप लोगों का जरूर ओपिनियन लूंगी. डेफिनेटली हमें सोचना पड़ेगा कि मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम जरूर इस पॉइंट पे आएंगे कि ये कैसे किया जाए और कैसे एक हेल्दी वातावरण दिया जाए, क्योंकि ये हमारे धरोहर है, भविष्य है. अगर ये स्ट्रांग होंगे तो हमारा भविष्य स्ट्रांग होगा. तो जरूर दादा, हम लोग इस पॉइंट पे भी, सोल्यूशन पे भी आएंगे. हमारे बीच में धनवर्ता दीदी है, मैं अगेन उनसे भी सुनूंगी. बट इससे पहले मैं, हमारे बीच में एलके दादा हैं, वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं. तो मैं चाहूंगी कि एलके दादा अपना कुछ ओपिनियन रखें. थैंक यू दीदी, नमस्कार. अभी हमने सुना हरेंद्र दादा को, राजेंद्र दादा को, और काफ़ी इलेबोरेटली हरेंद्र दादा ने एक्सप्लेन किया, और उसके आगे तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रह नहीं जाता है. उन्होंने करीब करीब सब कुछ बता ही दिया है. हम जरा उससे आगे की बात एक करना चाहेंगे. जैसे सॉल्यूशन की बात राजेंद्र दादा ने की, और उसके आगे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, प्रॉब्लम कहाँ, जेनेसिस कहाँ पे है. हम लोग जो इस एज ग्रुप के हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो किसी को 60 नंबर आ जाता था तो बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई इसको 60 आ गया, और 65 आ गया तो सुपर जीनियस है, और 75 आ गया तो समझ लीजिए कि भाई वो तो पेपर में उसका नाम आता था जी, उसको डिस्टिंक्शन आ गया. और आज आप जिसको देखिए वो सब 90 प्लस में ही चाह रहा है. तो ये 90 प्लस में है क्या? दिस इज एन इल्यूजन. ये कुछ नहीं है. पेरेंट्स भी इल्यूजन में है और चाइल्ड भी इल्यूजन में है. आप देखेंगी अगर मार्किंग सिस्टम सीबीएसई का, आईसीएसई का है, या किसी डिफरेंट बोर्ड्स का भी है, तो मार्किंग सिस्टम क्या है? 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है. ये जो स्कूल्स जितने भी खुले हैं, जो ये सब बनिया शॉप है, बनिए की दुकान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. दे आर नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो ये लोग जो प्रैक्टिकल में 20 नंबर आ रहा है, तो कौन स्कूल अपने बच्चे को 20 नंबर नहीं देगा? सब स्कूल 20 नंबर दे देगा, जो ऐड हो जाता है मार्कशीट में. फिर उन लोगों का 40 नंबर का स्कूल असेसमेंट है. तो मतलब कहने का है कि 40% तो मार्क बोगस मार्क है. जो बच्चा ले रहा है 90% मार्क्स, एक्चुअली में वो 55% टू 60% के मार्किंग सिस्टम में है. जो उससे कम में है वो सेकंड डिविजनर है, लेकिन आ रहा है उसको 70, 80, 90%, 95%. तो दीज आर ऑल परसेंटाइल्स, दीज आर नॉट द मार्क्स. तो सबसे पहले तो वो समझता है कि पेरेंट भी समझ गया, बच्चा भी समझ गया कि जी हमको तो 95% मार्क्स आ गया. पेरेंट्स भी देखा, चलो इसको 5 लाख रुपया खर्चा करके कोटा भेज दो. वो दुकान खोल के बैठे हुए हैं. अब 2000 बच्चों को ले आया. वो 2000 बच्चे में तो 100 बच्चा ही उसका कंप्लीट करता है, बाकी 1900 बच्चा तो इसी ग्रुप का है, जो कि सेकंड डिविजनर है या थर्ड डिविजनर है. तो जब वो सेकंड डिविजनर और थर्ड डिविजनर का इतना बड़ा तादाद है वहां पर, तो वो लोग क्या है, उनका एक अलग ग्रुप बनता है और पढ़ने वाले लड़कों का एक अलग ग्रुप बनता है. तो पढ़ने वाले लड़के तो पढ़ करके वो 100 बच्चे तो निकल गए, और ये जो 95% बच्चे हैं, ये क्या बने? ड्रग एब्यूज बने, फ्रस्ट्रेशन में गए,
पिक्चर देख रहे हैं, माँ बाप तो बैठे हुए हजारों किलोमीटर दूर। और क्या हुआ उसके बाद, माँ बाप एनुअल रिव्यू कर रहे हैं। जब एग्जाम का समय आता है तो उसमें से कुछ बच्चे, अभी यूएनएफपीए का रिपोर्ट है, मैं कोई हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूएनएफपीए का रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ कि एक हुआ था सर्वे 2015 में। तो 2015 में जो सर्वे हुआ था मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो उसमें था कि ये जो चाइल्ड एब्यूज है और ये जो ड्रग्स है, ये जो सुसाइड्स है, ये क्यों हो रहा है? ये बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पेरेंट्स। जो कोटा वगैरह में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई फादर तो 5 लाख रुपया खर्चा कर दिए, अब बच्चे को तो अपना सेल्फ असेसमेंट है कि हमने तो कुछ किया नहीं है। तो अब घर जाएंगे तो पेरेंट्स से डंडा पड़ेगा कि मेरा 5 लाख रुपया भी बर्बाद किया और कुछ नहीं किया, तो इससे बढ़िया है कि भैया मर जाए। तो बेसिकली वो बच्चे वहां पर सुसाइड भी कर रहे हैं और गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं। तो अब इसका क्या हो सकता है? हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज जो एजुकेशनल सिस्टम स्कूल का है, ये कौन सा एजुकेशनल सिस्टम है? मारिया माउंटेसरी का है। मारिया माउंटेसरी ने बच्चों को 3 सेक्शन में डिवाइड किया, एक 0 to 6 और फिर 7 to 12 और 13 to 16। यही है। 16 के बाद बच्चे निकल जाते हैं और कॉलेजेस में चले जाते हैं, जो आजकल 10+2 हो गया है। पहले हम लोग के समय में कॉलेज होता था, हम लोग कॉलेज में जाया करते थे। तो 16, तो इसमें डिवाइड कर दिया बच्चों को। तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो 0 to 6 में, उसमें बच्चों के स्कूल को क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि स्कूल अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। हम लोग जब पढ़ा करते थे सेंट माइकल में, या हम लोग सेंट जेवियर में, या नॉट्रो डेम उस समय हुआ करता था पटना में, या सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, ये 4 जो स्कूल थे, 4-5 स्कूल थे, लोला भी हुआ करता था। तो ये सब रियल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे। यहाँ पर हम लोगों को जब हम लोग 4th में 5th में थे, तो हम लोग के एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता था, हम लोगों के एबिलिटीज को टेस्ट किया जाता था, हम लोग के कॉम्पिटेंसीज को टेस्ट किया जाता था, और उसका एक रिव्यू होता था कि ये बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट है। और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, जैसे अभी हरेंद्र जी ने कहा कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होता था, उसमें टीचर्स लेकर के पूरा रिपोर्ट बैठते थे और बताते थे कि बच्चों को आप कैसे काउंसलिंग कीजिए, उनको किस स्ट्रीम में भेजिए, क्या कीजिए, ये सब का सारा काउंसलिंग होता था, जो आजकल बिल्कुल नहीं होता है। अब a+b² = a² + 2ab + b², ये तो फॉर्मूला सब लोग जानता है, जो भी पढ़ा है ज्योमेट्री, जो भी मैथमेटिक्स पढ़ा है। लेकिन वेरिएबल और कांस्टेंट का रिलेशनशिप क्या है, ये अगर बच्चा नहीं जानेगा तो कोटा क्या, कहीं भी स्वर्ग में भी चला जाएगा तो इंजीनियरिंग नहीं पास करेगा, जब तक कि वेरिएबल Zn + H2SO4 का जो कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, ये जब तक बच्चा नहीं जानेगा तो केमिस्ट्री क्या जानेगा। या हम खाना खा रहे हैं और खाना हमारे पेट में क्यों जा रहा है, बच्चों से पूछो तो बोलेगा कि हम तो सीधे बैठे हुए खाना खा रहे, नीचे चला जा रहा है। बच्चों से अगर ये क्वेश्चन पूछो कि तुमको उल्टा लटका दे और फिर अगर कौर घुसाए तो क्या पेट में नहीं जाएगा? तो जाएगा खाना पेट में। तो वो कैसे चला जा रहा है? वो ग्रेविटी से तो नहीं जा रहा है, तो उल्टा ग्रेविटी के जा रहा है। तो वो क्यों जा रहा है, जब तक ये नहीं बच्चा समझेगा तो खाक मेडिकल का एग्जाम देकर के पास करेगा वो। तो बेसिकली जो फंडामेंटल चीज है, जो फंडामेंटल जेनेसिस है सब्जेक्ट का, कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन जो है, वो तो है नहीं। आप घोर मट्ठा कर करके उसको किसी तरह पढ़ा करके और उसको जो 100 बच्चों को पास करा दिया और 2000 में से 1900 बच्चों को आप रोड पर फेंक दिए, तो ये तो कोई सिस्टम नहीं है। तो ये सिस्टम हमें सबसे पहले पेरेंट्स का काउंसलिंग करना होगा, उन्हें ये बताना होगा कि आप अभी, एक हमारे रिलेशन है, उनकी एक बेटी है, हमने उसको बताया नहीं, वो काफी खुश हो रहा था कि हमारी बेटी को 82% मार्क्स आ गए और उसको जो है सो बनारस भेज दिया कोचिंग में। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट तो खोल के बैठे हुए हैं दुकान, उसको आपको, आपकी बच्ची को 82% मार्क्स आया है जी, आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, और कुछ हो गया कि डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन हमने उसको बताया नहीं कि 82% मार्क्स वाली बच्ची कभी मेडिकल कंप्लीट नहीं करेगी, क्योंकि वो 3rd डिविजन स्टूडेंट है। उसमें से आप सीधा 40 मार्क्स घटा दीजिए, आप उसको किसी दूसरे लाइन में भेजिए,
तो ये जो मार्केट सिस्टम है ये भी इल्यूजनरी है, जिसके बारे में एजुकेट करना पड़ेगा पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। स्कूल तो नंबर दे देते हैं। तो बेसिकली बहुत सी बातें हैं जिस पर कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों का GPIF या UPIF इस तरीके के काउंसलिंग मॉड्यूल्स को बनाए, जैसे स्किल फॉर एडोलेसेंस की बात की, स्किल्स फॉर एडोलेसेंस का एक 7 डे का ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो हमारे पास अवेलेबल है। तो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को भी हम आप भेज दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप काफी एक्टिव हैं ये सब चीजों में, तो अगर आप उसको स्टडी करेंगी, जैसे बच्चे के अंदर है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे मान लीजिए हम लोग के टीचर ने पढ़ाया, आज भी हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाउ डज द सन रोटेट एंड रिवॉल्व, हाउ डज द अर्थ रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। अब बच्चा तो पढ़ ले रहा है कि रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, लेकिन एक टीचर ने बच्चे को खड़ा किया, एक अपने जो है रिवॉल्व भी हो रही है, रोटेट भी हो रही है चारों तरफ उस बच्चे के। तो आज भी हमारे दिमाग में वो घुसा हुआ है कि अर्थ कैसे रिवॉल्व और रोटेट करता है। जी। तो जब तक इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से नहीं। हमारी बेटी जो है, हम आपको बताते हैं, नोटो डेम से पास आउट है, तो उसको इंग्लिश बोली कि पापा हमें इंग्लिश में एक कोचिंग दिलवा दो। तो हमने कहा कि चलो ये कोचिंग में, हमने सर्च किया कि कौन टीचर अच्छा है, तो एक जोसेफ सर है, वो बहुत अच्छे टीचर थे। तो हमने कहा कि चलो, तो जोसेफ सर के पास, जोसेफ सर ने इंटरव्यू लिया, बोले कि आपकी बच्ची तो इंग्लिश में बहुत मास्टर है, तो सब कुछ जानती है, इसको कोचिंग की क्या जरूरत है। हमने कहा नहीं सर, आप बोल रही है तो कुछ करवा दीजिए, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। उन्होंने जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, 2 महीना उसका किया, और कौन से सब्जेक्ट को तुमको टच करना है, कौन से क्वेश्चंस को, कौन से चैप्टर्स को टच करना है, कौन से को नहीं करना है, कैसे करना है, उन्होंने इसको डिमार्क कर दिया फोरम में। आपको मैं बताया कि उस साल की CBSE की इंग्लिश की ऑल इंडिया टॉपर थी। जी 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 जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट करते हैं। आप मार्क्स को समझिए कि आपको जो अगर मार्क्स आ रहा है, 80 मार्क्स आ रहा है, तो आप कूदिए मत, आप कुछ और दूसरा लाइन लीजिए। अगर आपको 99 मार्क्स आ रहा है, 98 मार्क्स, आजकल जो 99.5 मार्क्स आ जाता है, 100% भी आ जा रहा है, तो जो 100% मार्क्स आ रहा है, वो बच्चों को आप मान के चलिए कि ही इज अ फर्स्ट डिविजनल चाइल्ड, उसको 65% मार्क्स है, लेकिन उसके नीचे वाले को नहीं है। तो यही सब बातें हैं। अगर मान लीजिए और डिस्कशन होगा तो आई विल गिव सम ऑफ माय इनपुट। श्योर दादा, श्योर। थैंक यू सो मच दादा फॉर योर वैल्यूएबल ओपिनियन। हम लोग अगेन फिर से देखेंगे, टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसका भी ध्यान रखना होता है। VS करके कोई है, उन्होंने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट करें और बोले VS, क्या आप अपना परिचय भी दें। नमस्कार दीदी, मेरा नाम वरुण हुआ। जी और जी, पहले भी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। कैमरा ऑन करेंगे तो दादा इट्स बेटर इफ। हाँ, तो दीदी ये सुसाइड पे मेरा भी स्टडी रहा है, क्योंकि आई एम फ्रॉम सोशियोलॉजी बैकग्राउंड एंड आई स्टडीड अबाउट सुसाइड आल्सो। एंड एक फिलोसफर है, एक थिंकर है, एमाइल दुर्खाइम के नाम से, तो वो फ्रेंच है, उन्होंने 4 टाइप्स के सुसाइड बताए हैं। और उसका मेन बेसिस ये है कि 2 पॉइंट्स हैं, एक रेगुलेशन और इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इंडिविजुअल, उससे पहले ये बता दूं कि सुसाइड लोग समझते हैं कि प्योरली इंडिविजुअल है, कुछ लोग इसको प्योरली सोसाइटल भी कहते हैं जो मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के होंगे, बट ये इंडिविजुअलिस्टिक भी है और सोसाइटल भी है, दोनों का कन्वर्जेंस होता दिखता है, तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और इमाइल दुर्खाइम के हिसाब से रेगुलेशन और इंटीग्रेशन 2 बेसिक पॉइंट है कि अगर रेगुलेशन ज्यादा हो गया, अगर सोसाइटी का रेगुलेशन किसी इंडिविजुअल पे ज्यादा हो गया या इंडिविजुअल सोसाइटी से ज्यादा रेगुलेट होने लगा, तो सुसाइड की स्थिति आ सकती है। वही रेगुलेशन पूरी तरह से कम हो गया, बिल्कुल ही रेगुलेशन खत्म हो गया सोसाइटी का, कोई लॉ और ऑर्डर कुछ नहीं रहा उसके पास, मतलब वो किसी चीज से रिलेट नहीं करने लगे, तो भी सुसाइड की स्थिति आ सकती है। फिर इंटीग्रेशन होता है, तो सॉरी अगर गलत बोल दिए होंगे तो, रेगुलेशन ज्यादा हो तो भी सुसाइड होता है, रेगुलेशन कम हो तो भी होता है, इंटीग्रेशन ज्यादा हो इंडिविजुअल का सोसाइटी से
फॉर एग्जाम्पल कोई जिहादी टेररिस्ट, वो अपने रिलीजन या आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड फील कर रहा है तो ही जंप्स ऑफ द प्लेन, या फिर जो भी है वो सुसाइड कर लेता है। अगर वही इंटीग्रेशन सोसाइटी से बिल्कुल ही कम हो गया, जैसे इमाइल दुर्खाइम की स्टडी में था कि कौन कौन से सेक्शंस में ज्यादा सुसाइड होते हैं, कौन कौन से सेक्शंस में कम सुसाइड होते हैं, जैसे अनमैरिड, अनएम्प्लॉयड, अर्बन यूथ इज मोर प्रोन टू सुसाइड। तो इस तरह के हो सकते हैं, मतलब 4 टाइप्स के सुसाइड होते हैं पर्टिकुलरली। और जो आपका टॉपिक है, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, लगभग सोसाइटी के हर वर्ग में सुसाइड है, सिर्फ आज नहीं, बहुत पहले से सुसाइड होता आ रहा है। जी और जी, एक्चुअली आज का जो हम लोगों ने लिया है मोस्टली स्टूडेंट का हमने लिया है, क्योंकि ज्यादातर जो 12th एग्जाम के बाद जो बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है स्टडी का, तो हम लोग उस पॉइंट को ज्यादा आज लेना चाह रहे हैं। डेफिनेटली उसको भी हम लोग रेगुलेशन और इंटीग्रेशन से समझ सकते हैं ना, कि रेगुलेशन, पेरेंट्स का दबाव, सोसाइटी का दबाव, पीयर प्रेशर ज्यादा रेगुलेट हो रहा है, और इंटीग्रेशन वो कितनी तरह से अपने आप को इंटीग्रेटेड फील कर रहा है सोसाइटी के नॉर्म से, उस समय के स्थापित जो नॉर्म्स होते हैं उससे। और इन सब का सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो वी विल हैव टू वर्क ऑन बोथ लेवल्स, इंडिविजुअल लेवल भी और सोसाइटल लेवल भी। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे वर्क बहुत कम करते हैं, सोसाइटी लेवल सबके सामने पता है, सबको इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, मतलब बैकग्राउंड नहीं, इकोनॉमिक स्थिति क्या है सभी की, जॉब की इनसिक्योरिटी, और ज्यादा लोग फाइट कर रहे हैं कम जॉब्स के लिए, तो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल वो सब अलग बात हो गया। और इंडिविजुअल लेवल पे अलग बात हो गया कि इंडिविजुअलिटी कैसे, एक ब्रॉड माइंड का लैप्स हो रहा है, हम लोग नैरो थिंकिंग में जा रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज्यादा है हम लोग का, ब्रॉड थिंकिंग नहीं है। तो दोनों लेवल पे वर्क करना होगा। और एक WT दीदी वो एक बात और कही थी जो पॉइंट आउट मुझे यहाँ से रिलेट करने को मिला, कि मार्गी बच्चे कुछ होते हैं ज्यादा आइडियोलॉजिकल टाइप के हो जाते हैं तो अपने सोशल ग्रुप से हटने लगते हैं, तो वो भी इंटीग्रेशन और रेगुलेशन में आ गया। तो इसके लिए मतलब एक महीन स्तर से काम करना होगा। पेरेंट्स भी नहीं समझते हैं स्टूडेंट्स को। अगर कोई स्टूडेंट जाके बोले, बच्चा जाके बोले 12th का या फिर ग्रेजुएशन का कि मुझे ओवर थिंकिंग है, मुझे एंजाइटी है, तो कोई नहीं समझता उसे। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास एक कंधा नहीं होता है कि वो जिसपे रख करके रो सके, अपना दुखड़ा सुना सके। तो वी बीइंग सच स्पिरिचुअल पर्संस, हमें हमेशा उन लोगों तक पहुंचना है, कि उन्हें पॉइंट आउट करना है कि हाँ कोई दिख रहा है ऐसा कि जिसे जरूरत है हेल्प की, तो वी शुड रीच टू देम। बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच दादा। मैं बता दूं कि आज हमारा पॉइंट सुसाइड इन जनरल, सुसाइडल टेंडेंसी पे नहीं है, स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर स्टडी का, एजुकेशन का, रिजल्ट का और अल्टीमेट सक्सेस का है। इस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटेड टू स्टूडेंट, अमॉन्ग द स्टूडेंट जो उनके ऊपर होता है। तो इस पॉइंट पे है शोभा अग्रवाल दीदी हैंड रेज की है। शोभा दीदी, अनम्यूट योरसेल्फ इफ पॉसिबल, ऑन योर कैमरा एंड प्लीज शेयर योर ओपिनियन। नमस्कार दीदी। हेलो, आवाज जा रही है? यस यस, नमस्कार नमस्कार दीदी। या यू आर विजिबल एंड वेरी मच क्लियर। दीदी, ये जो दुर्खिम की स्टोरी अभी दादा ने बतलाई, तो दुर्खिम ने आत्महत्या, मैं भी चूंकि सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मेरा भी MA PhD इन सोशल साइंस है, इसलिए दादा की बात अच्छे से समझ पाई और मैंने हैंड रेज किया। लेकिन अभी आपने बहुत अच्छे से बताया कि आज का हमारा टॉपिक सुसाइड नहीं है, टॉपिक कुछ और है, जिसपे विषय वस्तु पे हम लोगों को केंद्रित रहे तो सार्थकता समझ में आती है। तो दीदी, इसमें मुझे बस 2 बात कहना है कि पेरेंट्स को कभी भी बच्चों को लेकर अपना स्टेटस सिंबल नहीं बनाना चाहिए कि उसके बच्चे ने IIT कर लिया, मेरे बच्चे ने किया, ये नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों की तुलना कभी भी दूसरे बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। हर पेरेंट्स की, हर बच्चों की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक परिवेश अलग होता है, और हम कितना भी सिखला दें, लेकिन बच्चे अपने परिवेश से जो ऑब्जर्वेशन मेथड से सीखते हैं, वो उनके अपब्रिंगिंग में, उनकी
पर्सनैलिटी बनती चली जाती है। एज ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट मैं बतला रही हूँ। तो पेरेंट्स कभी भी स्टेटस सिंबल ना बनाए, दूसरे बच्चे से अपने बच्चों की तुलना ना करें। और तीसरी और अंतिम बात दीदी जो मैं समझती हूँ और मैंने अपनी फैमिली पे अप्लाई किया है, बाय द ग्रेस ऑफ बाबा, हमें लगता है कि शायद बाबा का आशीर्वाद मिला है हमारे परिवार को, यू नो वेरी वेल दीदी, बच्चों को क्या करना है, पेरेंट्स कितने भी बिजी हों, लेकिन हमेशा व्यक्तिगत रूप से अगर हम माँ बने हैं, मेरे हस्बैंड फादर बने, तो उनकी जवाबदेही है कि कितने भी बिजी हो लेकिन बच्चों के हर तरीके की एक्टिविटीज, उनके मेंटल चेंज, उनके फिजिकल चेंज, उनके आइडोलेंस में जो बहुत सी चेंजेस होते हैं उस पे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निगरानी जरूर रखें। जिस दिन बच्चे को अपने माँ बाप से ज्यादा अपना कोई लगने लगेगा, उसी दिन बच्चे गलत राह पकड़ लेंगे। उन्हें लगना चाहिए कि हर वो जानकारी जो कि उनको चाहता है और उसकी जानकारी के अभाव में वो किसी और से उसकी जानकारी लेते हैं, वो कौन हो सकते हैं? उनके दोस्त हो सकते हैं जो कि उसी एज ग्रुप के हैं, या फिर कुछ बुक्स आजकल मिलती है वो पढ़ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को इतने गुड फेथ में रखे कि उन्हें लगे कि मेरे मम्मी पापा ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, बेस्ट एडवाइजर हैं, बेस्ट गुड विशर हैं। और यहीं से अगर हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे, हर पेरेंट्स अपने अपने से शुरुआत करें दीदी, तो हमें लगता है बाबा की आइडियोलॉजी भी आ जाएगी, बहुत हम लोग समाज से अलग भी नहीं रहेंगे। और बैकग्राउंड जो हमारा है, जो हमारा स्पिरिचुअल और बाबा की थ्योरी पे हम लोग चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे जानते हैं, अभी श्रेया को हमने सुबह भेजा आपका मैसेज, तो उसने तुरंत बोला कि मम्मी आई वांट टू कंट्रीब्यूट। हमने बोला बेटा आप भेजो, बहुत अच्छी बात है। तो छोटी बातें ही बड़ी बनती हैं, बड़ी बातें बड़ी नहीं बनती हैं। अगर हमने बीज बो दिया दीदी, वो प्रस्फुटित होना ही है। और बस यही कहूंगी कि एक स्टेटस सिंबल, दूसरा दूसरे के बच्चों से तुलना, और तीसरे हम कितना भी बिजी रहें, बच्चों की निगरानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना मेरी पेरेंटल ड्यूटी है और हमें वो करनी चाहिए। थैंक यू सो मच दीदी, रियली वेरी वंडरफुल। और आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे जोर दिया, बताया, वेरी इंपॉर्टेंट रियली। अगर हम अपने बच्चों को समझे, जाने, और अल्टीमेट डेस्टिनी हर किसी की सेट है जी। हमें कर्म करना है, हमारी डेस्टिनी कहीं ना कहीं हमें बेटर ले जाएगी। हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा आईआईटी में ही अच्छा करेगा, ये हमारी मिथ है। जरूरी नहीं है कि बच्चा मेडिकल में ही अच्छा करेगा और सक्सेसफुल होगा। हमें, हमारी ये मिथ है। हम उन सारी चीजों से बाहर निकले और बच्चों को खुला आकाश दे, एक परवरिश दे, एक फिलॉसफी दे, एक मोरल एजुकेशन दे, और साथ साथ उनको उड़ने की क्षमता दे, उनको डिसीजन मेकर बनाए, और उनको अपने विल को समझे, अपने चॉइस को समझे, अपने बेस्ट जो उनकी थिंकिंग है, जिस तरफ उनकी डायरेक्शन जाती है, और पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, तो आई थिंक ये सारे प्रॉब्लम हमें मिलेंगे। बट आगे मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी लूंगी। हमारे बीच में अनुभूति है, सी इज अ टीचर, तो मैं चाहूंगी कि अनुभूति स्कूल में बच्चे कैसे कोप अप करते हैं और किस तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं। घर में वातावरण, जैसा कि शोभा दीदी बोली, वातावरण माता पिता दें, बट सम टाइम बच्चे स्कूल भी, बहुत सारा टाइम वो स्कूल भी बिताते हैं, वहां की वातावरण कैसी हो और बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उस प्राइमेसेस में। तो अनुभूति, आपसे मैं सुनना चाहूंगी, प्लीज शेयर योर ओपिनियन। अनुभूति। अनुभूति दीदी, अभी कोई कुछ बोल रहे थे, वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे। कौन? नहीं नहीं दीदी, आई थिंक कंप्लीट हो गया। कोई बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं ये कह रही थी दीदी, आपने बात बोली कि एक खुला आकाश उन्हें मिलना चाहिए, तो मेरा शौक है आर्ट एंड कल्चर भी, तो मुझे एक बात याद आ गई कि बच्चों को बिल्कुल मिलना चाहिए। और एक बात मुझे याद आ गई, मैं शेयर करना चाहूंगी अपने सभी दादा दीदियों से, कि बच्चों को ये भी सिखलाएं कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बस। बहुत सुंदर दीदी, वेरी नाइस। थैंक यू दीदी। या अनुभूति।
अनुभूति। यस, नमस्कार। आप एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली? जनरली जैसा कि शोभा दीदी ने बताया कि माता पिता की दायित्व है कि बच्चों को घर में एक पॉजिटिव वातावरण दे, उन्हें सोचने की एबिलिटी उनमें बढ़ाएं, थिंकिंग पावर बढ़ाएं, और साथ साथ विजिलेंट की तरह उनके साथ एक गाइडेंस के रूप में रहे, उनको समझे, उन्हें मौका दे बोलने का। लेकिन अगेन जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल के एनवायरनमेंट पे जाते हैं, वहां का एनवायरनमेंट आज के सिचुएशन में कैसा है, बच्चों के साथ कैसा वातावरण है, और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इन सारी चीजों में, मैं आपसे सुनना चाहूंगी। या ओके दीदी। अभी जो आपने स्कूल के बारे में बोला वो तो हर स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, और क्या एजुकेशनल वहां पर पैटर्न फॉलो हो रहा है उसके पे डिपेंड करता है। अब बोर्ड तो हर जगह सेम हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो इनफॉर्मली स्कूल्स अपने स्कूल्स में कराते हैं। क्योंकि मैं तो पर्सनली गवर्नमेंट सेटअप में हूँ, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो तो अपने बच्चों पे ध्यान दे ही नहीं पाते, बिकॉज दे आर डेली वेज अर्नर्स। एंड उसका रिपरकशन क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर स्टेज की एक डिमांड होती है कि एक इमोशनल नीड होती है, और जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी भी एक इमोशनल नीड है कि उसके साथ कोई रहे और उसको चीजें समझाई जाएं। लेकिन जिस सराउंडिंग में हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे मुझे ऐसा फील हुआ कि पेरेंट्स उतना ध्यान ही नहीं दे पाते, और जो पूरे दिन का गुस्सा भी होता है तो वो भी बच्चों को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। और वो जो बैकलॉग बच्चे घर से लेके आते हैं तो वो वहां पर स्कूल में एक्सप्रेस हो जाता है उनका, या मार पिटाई में, या गुस्से में, या वर्बल अब्यूज में, या फिर बुलिंग में। तो ये जो हम बोलते हैं ना कि जो बच्चे एक दूसरे को परेशान करते हैं, पेरेंट्स की गलती है, ये सारी चीजें, ये बहुत हद तक ये बात ठीक है, पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बहुत जगह पर सिचुएशन जब ऐसी है कि फाइनेंशियल बैकअप नहीं है उस तरीके से, तो पेरेंट्स ध्यान देंगे कहाँ से? इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर पेरेंट्स के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो पहले बंदा रोटी सिक्योर करेगा। और वो जो इस तरीके के जो इश्यूज आते हैं, ये सुसाइडल अटेम्प्ट या फिर ये बुलिंग का जो चीजें होती हैं, ये वो बच्चे नहीं है जो मेंटली स्ट्रांग हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके पास कोई वेंट आउट और बचता ही नहीं है, या फिर वो कहीं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये चीज जो है ये बहुत पहले से हमें सिखानी पड़ेगी। उसके लिए बच्चों को सिखाने से पहले जो ये पूरा मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, शादी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि जो पेरेंटहुड है, क्योंकि आज ज्यादातर लोग वर्किंग हैं, तो शायद हमें वो मैनेज करना नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से चीजें बाद में बहुत बड़ा रूप ले चुकी होते हैं, और हम रियलाइज भी नहीं कर पाते कि वो किस लेवल तक जा पाएगी वो चीज। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि बच्चों के साथ तो हमें जो काम करना है उस पे काम करना है। और दूसरी चीज कि स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत मैटर करती है। अगर टीचर्स का हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं कि टीचर ये नहीं करता, टीचर ये नहीं करता, या बच्चों पे ध्यान नहीं देता, इस चीज पे भी ध्यान देना होगा कि एक टीचर कितने बच्चों के इमोशनल नीड्स को, सोशियोलॉजिकल नीड्स को, साइकोलॉजिकल नीड्स को केटर कर पाएगा। एक टाइम पे 200 बच्चे, 100 बच्चे संभालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरटीई, एनईपी जो अब नया भी लागू हो रहा है, इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जा पाता कि स्टूडेंट टीचर रेशियो को हम इतना मिनिमम रखें, जो या फिर जो क्राइटेरिया है, जिससे कि बच्चों के साथ जो एक बॉन्डिंग है वो प्रॉपरली बन सके और उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी उस तरीके से हो सके। और जहां तक ये बात होती है कि बहुत रिसर्च चल रही हैं, ये सारी चीजें, पॉलिसीज जो बनती है, पॉलिसी मेकिंग बहुत डिफरेंट लेवल पे होती है, और जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग होते हैं उनकी ग्राउंड रियलिटीज बहुत अलग होती हैं। तो दोनों का जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगा तब तक वो पॉलिसीज और जितने मॉड्यूल्स हैं ये उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से इन्हें करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल रियलिटीज हैव टू बी कंसिडर्ड फर्स्ट, देन पॉलिसीज हैव टू बी मेड। तो दीदी मेरा यही था इसके ऊपर। और दूसरी बात, जो ये मार्क्स सिस्टम की बात है, मार्क्स डेफिनेटली इंसान की मेहनत जरूर डिफाइन करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जिस बच्चे के मार्क्स 11वीं 12वीं में 60% थे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। रीजन इसका ये है कि जो पेपर हम सीबीएसई पैटर्न में देते हैं दैट इज ऑफ सब्जेक्टिव नेचर। सब्जेक्टिव पैटर्न किसी का लिखने का अच्छा हो सकता है, बट हो सकता है बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी
नहीं हो जिसकी वजह से पेपर 100% वाला बच्चा भी मेडिकल का पेपर ना क्रैक कर पाए, या फॉर दैट मैटर कोई और एग्जाम ना क्रैक कर पाए। लेकिन जो एक बच्चा 60 या 70% ला रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो भी क्रैक कर लेते हैं इन सारे एग्जाम्स को। और उसके पीछे दूसरी जो एक बेसिक जो चीज काम करती है, पहले जो कुछ ईयर्स हैं, 18 ईयर्स तक, वहां पर हमारे पास संस्कार भी हमें कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस को हिंडर करते हैं। आफ्टर 18 बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ की चीजों से सीख के और अपने पीयर ग्रुप से सीख के एक्सेल कर जाते हैं। तो जो बच्चा 12वीं में कम मार्क्स ला रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी कुछ कर नहीं पाएगा, राइट, बहुत अच्छा भी कर सकता है बच्चा। तो ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना इज नॉट अ लाइक, मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बिलो एवरेज थे बट आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो बहुत अच्छे थे आज वो कहीं पर भी नहीं है जी। ये इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ परसेप्शन कि उस टाइम पे कौन सा मोटिवेटिंग फैक्टर मिल गया, या उस टाइम पे कौन सा बहुत अच्छा टीचर मिल गया। और ये भी होता है कि बहुत बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सिचुएशंस कंपेलिंग हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस आउटपुट नहीं आ पाता। तो सारे फैक्टर्स जब मिलते हैं तभी किसी का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। एंड जहां तक पेरेंट्स के रोल फिक्सिंग की बात है, मुझे लगता है पर्सनली, ये मेरा बिल्कुल पर्सनल है, ये जनरलाइज नहीं है, कि पेरेंटल रोल फिक्सिंग भी होना चाहिए। लेकिन हम ये बार बार जो बोलते हैं कि आनंद मार्ग में पेरेंट्स बच्चों को नहीं ट्रेन करते, सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होंगी जहाँ पेरेंट्स ने बहुत कंट्रीब्यूट करा होगा मार्क के लिए, लेकिन आज उनकी फैमिलीज ही कहीं ना कहीं नहीं आ पाती हैं, या बच्चे उस तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। हो सकता है उन्होंने बहुतों को बना दिया हो, लेकिन आज उनके अपने बच्चे ही नहीं आ रहे। तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि पेरेंट हर चीज, हर कोई परफेक्ट होगा या हर किसी को उस लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्ग की भी बनती है कि वो कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें जिससे कि बच्चे अट्रैक्ट हों, और एटलीस्ट मार्ग के बच्चे तो कहीं बाहर भटके ना। तो मेरा बस यही एक फाइनल था कि प्रोग्राम्स हम मार्ग के अंदर भी बनाएं, क्योंकि डीएमएस में भी हम देखते हैं कि सिर्फ पेरेंट्स आते हैं, या फिर जो ओल्ड जनरेशन है सिर्फ वही आ रहे हैं। बच्चे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मन भी नहीं होता, और बहुत बारी ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं वर्क लाइफ की कि बंदा आना नहीं चाहता होता। लेकिन अगर शुरू से ये चीज रहेगी ना कि हमें जाना है, तो कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस भी हमें परमिट कर देती हैं। तो आनंद मार्ग को भी इस चीज पे सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से इस तरीके की पॉलिसीज बनाएं कि जो यूथ है हम उसको हर लेवल पे अट्रैक्ट कर सकें, कि हमारे प्रोग्राम्स इतने ज्यादा इंक्लूसिव हैं so that people feel like coming to us. It should not be they are going outside, they are going away from our family. जी, So this has to be taken into consideration. Thank you दीदी। थैंक यू, रियली बहुत ही सुंदर आपने बोला। और जो सारी क्राइटेरिया आपने बताया, मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ लोगों का, मेरे कलीग एंड कुछ लोगों का मैं देखी हूँ। जैसा आपने बोला, कुछ बच्चों को मैं देखी हूँ कि थ्रू आउट टॉपर, बट अगेन एट द एंड मोमेंट उनका सक्सेस नहीं हो पाया, या फिर मैटर ऑफ टाइम बोले, या फिर उस कंडीशन, उनके फ्रेंडशिप या उनके माइंड डाइवर्ट हुए, जो भी है। कुछ बच्चों को मैं देखी हूँ जो बिलो मींस एवरेज रह चुके हैं, बट अगेन बहुत ही अच्छा राइज कर जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कहाँ अभी आप इस सिचुएशन में हैं तो इन फ्यूचर आप कहाँ होंगे। दैट इज डिपेंड ऑन योर लक एंड इवन डेस्टिनी। जैसा कि मैं बोली, डेस्टिनी डेफिनेटली हर कोई का पुल करता है, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपका एक संस्कार, एक परवरिश से बहुत मैटर करता है, वातावरण बहुत मैटर करता है। अल्टीमेटली मोरलिटी, मुझे जैसा लगता है कि मोरलिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अदर जगह अगर मार्क्स आपका थोड़ा कम आ जाएगा, कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन मोरलिटी आपका अगर नहीं है तो उसके बिना चलेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है। दयानंद दीदी, मंजला दीदी, आप हैंड रेज की थी 2 बार। तो मीरा दीदी, आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट। द थिंग इज कि हम बच्चों को ये तो बोल देते हैं कि आप 100% लाएं, अच्छे मार्क्स लाएं, लेकिन हम ये इनकलकेट नहीं कर पाते कि आप जो काम करें आप बहुत अच्छे से करें। जी,
तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो काम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हम सिंसियरिटी से करें, हम ये एक्सपेक्टेशन से ना करें कि हम या तो टॉपर होंगे या हम 100% लाएंगे। जी जी। अगर एक्सपेक्टेशन पहले सेट कर ली तो परफॉर्मेंस अपने आप लोअर डाउन हो जाती है। जी। और जहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स की बात आपने बोली कि वहाँ ये केसेस ज्यादा हो रहे हैं, वहां तो ये चीजें चलती ही हैं, लेकिन एक जो मेजर होता है जब हम कॉलेज से बिल्कुल पास आउट होते हैं तो तब हम बिल्कुल एक ऐसे स्टेज पे होते हैं कि हम जॉब सीकिंग होते हैं। तो अगर जिसको जॉब टाइम पे मिल जाता है वो लोग तो ठीक है, बट जिन लोगों को जॉब नहीं मिल पाता या फिर दे आर ओनली सीकिंग फॉर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स, तो मुझे लगता है जब तक गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब नहीं मिलता वन शुड स्टार्ट वर्किंग, whether it's private sector or you have to start any startup for yourself, one has to start working, not only wait for a government job to come and then start working in life. थैंक यू अनुभूति। मंजुला दीदी हम लोगों के बीच में हैं, 2 बार हैंड रेज की हैं मंजुला दीदी। जी मीरा दी टॉपिक भी नमस्कार। मीरा दी नमस्कार। नमस्कार। मैं, आप जानती हैं मेरी प्रॉब्लम में बीच में क्यों आई। वैसे तो इतने अच्छे एक्सपर्ट्स और इतने अच्छे टेक्निकली एक्सपर्ट लोग बात कर रहे हैं, मैं सुनना ही चाहती हूँ और मेरा बात करने का कुछ नहीं। लेकिन ऐसा ना हो कि, आप जानती है मेरी इंटरनेट की प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है 5 मिनट में बंद हो जाए और फिर मैं कुछ और आप बाद में बोले मंजुला दीदी बोलिए, तो फिर मैं यहाँ ना हूँ। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मुझे मालूम है आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है इतने लोगों की ओपिनियन लेना और उसके लिए समय देना। तो मैं बहुत लोग, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जो बात कर रहे हैं। और रही डरखम की बात जो बोल रहे थे हमारे एक दादा जो सोशियोलॉजिस्ट है, एक दीदी भी हैं, उन्होंने एक और बात बोली हुई है कि उन्हीं की जो सुसाइड की थ्योरी जो है, तो उसकी एक और बात बोली उन्होंने कि सुसाइड जो होते हैं वो आउट ऑफ वे या ज्यादा कम नहीं होते, एक एरिया में उतने ही सुसाइड होते हैं। लेकिन ये बहुत पुरानी थ्योरी है, हमने भी पढ़ा है इसे। लेकिन मुझे लगता है ये हमारा जो आज का टॉपिक है ये बच्चों का है। ये सुसाइड एज ए होल नहीं है कि कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं एक एरिया में और उनको, तो बच्चों के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है शायद, क्योंकि बाबा खुद डील किए हैं। इसीलिए मैं हैंड रेज की थी कि सब लोगों ने एक्सपर्ट ओपिनियंस तो बहुत लोग दे रहे हैं और वो एक्सपर्ट हैं, इसमें उनको देना भी चाहिए। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा या इसलिए बाबा ने इसको खुद टच किया होगा। बाबा योगा साइकोलॉजी की फैकल्टी ऑफ नॉलेज में इस चीज को टच करते हैं कि बच्चा सुसाइड जब करता है तो उसको क्या किया जाए। छोटी सी बात बाबा बोलते हैं कि बच्चों पे इतना प्रेशर है आजकल कि अगर वो पास नहीं होते हैं तो पेरेंट्स की सिंपैथी, पेरेंट्स से डर के, जैसे कि किसी ने कहा कि पेरेंट्स के डर से ही या सोसाइटी के डर से, पेरेंट्स की प्रेशर से, सोसाइटी के प्रेशर से ही सुसाइड होता है। अदरवाइज क्यों हो कि मैं फेल हो गया तो किससे डरता है बच्चा। और बच्चे के डरने का एक और कारण भी है आजकल कि पहले हम लोग 5-6 बच्चे होते थे पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन एक ही बच्चे पे कंसंट्रेटेड नहीं होती थी, तो बच्चा इतना बोझ नहीं उठाता था जितना 6 बच्चों के कंधों पे जो बोझ होता था पेरेंट्स का। तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई नहीं भी बनेगा, घर में रहेगा। तो ये सारी ऐसी चीजों से हमें पढ़ाया जाता था, हमें हमारी ब्रिंगिंग अप होती थी। लेकिन आज 1 या 2 बच्चा है और पेरेंट्स पीछे पड़े हुए हैं। पेरेंट्स पे अपना एक प्रेशर है कि बच्चा बिल्कुल सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा ड्यू टू, जैसे कि बोला कि ड्यू टू आज का जो एज है, पैसे की एज है, वैश्य एरा है, तो फिर दूसरा होता है प्रेस्टीज इशू है, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। ये सारा प्रेशर हम ले दा के आजकल के जो पेरेंट्स हैं, 1 या 2 बच्चा होता है, 1 ही होता है या 2 होते, उन पे इतना प्रेशर डाला गया होता है और वो बच्चा इतना प्रेशर लिया होता है कि अगर, क्योंकि उसे घर में वो बच्चा जो है तो घर में सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, सेंटर ऑफ अटेंशन, हर चीज उसकी पूरी की जा रही है, हर चीज के लिए वो अटेंशन ले रहा है, उसको अटेंशन मिल रही है। तो अगर वो फेल भी होता है, पास भी होता है, तो उतनी अटेंशन मिलती है उसको। अगर उसे उतनी अटेंशन ना मिलती और उसको अटेंशन शेयर करने का सिखाया जाता तो हो सकता है उतना प्रेशर ना लेता। एक तो हुआ कि बच्चा प्रेशर क्यों लेता है आज का, ये मेरी ओपिनियन है। दूसरा हुआ कि बाबा लिखते हैं, जो मैं वो बोलना चाहती थी। ये तो आप तो वाक्य है, इसलिए मैं 2 आप तो वाक्य बोल के छोड़ दीदी, आपको बहुत लोगों को मैनेज करना है। तो बाबा लिखते हैं कि जो बच्चा अगर फर्ज कीजिए इस प्रेशर के चलते
चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो, चाहे वो पेरेंटल प्रेशर हो। अगर फेल होता है तो वो डरता है। तो बाबा के वर्ड है योगा साइकोलॉजी में कि अगर बच्चे के कंधे पे हाथ रख के बोला जाए कि डोंट वरी, कोई बात नहीं है, आगे और अच्छा पढ़ेंगे, तुम और अच्छा करोगे, तो बच्चा कभी सुसाइड नहीं करेगा। ये बाबा का आप्त वाक्य है। इसका मतलब है हम लोग बच्चों पे इतना प्रेशर जो देते हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, या लाइफ में कुछ बनने के लिए, वो ना देकर हम बच्चे को उस प्रेशर से बाहर निकले। उससे निकालने का एक बेसिक कारण आनंद मार्गी पेरेंट्स के लिए ये भी हो सकता है कि बच्चा, या स्पिरिचुअल पेरेंट्स के लिए ये भी हो सकता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो होराइजन है, जो उसका पर्सपेक्टिव है लाइफ का, तो वो बहुत ब्रॉड दिया जाए उसका। ये नहीं कि तुम क्या हो, तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन मैं बहुत कुछ चीजें मैं एक पुरानी सोसाइटी की एक बात बोलती हूँ। एक बिहार की एक फ्रेंड थी मेरी, एक पड़ोसी, मैं कहीं थी तो मेरे पड़ोस में थी, तो वो अपने बच्चे को बोलती थी, वो बच्चा बोल रहा है माँ मैं कौन हूँ, तो वो बोल रही बेटा तुम ओमकार हो। तो मैं इतनी इम्प्रेस हुई थी इस पुरानी चीज से कि बेटा तुम ओमकार हो। वो बिहार की थी, दिल्ली में रहती थी, तो मैं वहां थोड़े दिन वहां थी। तो वो बोल रही बेटा तुम ओमकार हो। तो मैं इससे सीखी कि बेटे को अगर ओमकार सिखाया जाए कि बेटा तुम ये नहीं है जो तुम पढ़ो लिखो इंजीनियर बनो IAS ऑफिसर बनो, तुम ये नहीं हो, तुम तो ओमकार हो, तुम तो बहुत बृहत हो, तुम तो ब्रह्म हो। तो इस चीज से बच्चे के ऊपर वो प्रेशर नहीं रहेगा कि जब तक मैं IAS नहीं बनूंगा, इंजीनियर नहीं बनूंगा, तो मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, मेरी कोई एग्जिस्टेंशियल वैल्यू नहीं है, मेरी कोई यूटिलिटी वैल्यू नहीं। हाँ, और इसके अलावा एक और चीज बोलूंगी जो कि सत्संग और कुछ ये अच्छी संगति और बैड कंपनी और गुड कंपनी का बहुत लोगों ने बात की है। तो बाबा भी लिखते हैं कि रखना है तो अच्छी कंपनी रखो, नहीं तो बेटर एलोन। और वो तो एक कहावत भी है कि नो कंपनी इज बेटर देन बैड कंपनी। तो बाबा इसका एक फार्मूला भी दिए हुए हैं कि अगर फर्ज कीजिए आपका अगर ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 होती है आपकी गुडनेस, तो अगर आप किसी ऐसे इंसान की संगति में रहते हैं जिसकी गुडनेस 1 to 3 है, तो आपकी गुडनेस या वो बैड कंपनी ही हुआ, तो आपके जो 10 मार्क हैं वो 10 मार्क उसमें चले जाएंगे, तो आप नेगेटिव में चले जाएंगे। तो अगर आप उसकी संगति, अगर वो आपसे ज्यादा मार्क्स में है, ऊपर वाली कैटेगरी में है, तो आप उसके साथ रहेंगे, तो आप में उसकी क्वालिटीज आएंगी और आप और भी अच्छे बनेंगे। तो ये है बैड कंपनी और गुड कंपनी का भी बाबा का फार्मूला है। और इसका भी फार्मूला है कि उसको एक बहुत बड़ा होराइजन और पर्सपेक्टिव दिया जाए, ताकि बच्चा अपने आप को उन्हीं चीजों में न रखे कि मुझे बस इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना, और सोसाइटी का प्रेशर है, माँ बाप क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। तो मेरा दीदी, मैं इतना कह के थैंक यू दीदी, विराम देती हूँ। और आपका बहुत मुश्किल काम है, आप अपना काम कीजिए। और अगर मेरा फिर बीच में इंटरनेट चला जाता, जो आप जानती हैं, तो फिर डोंट मिसअंडरस्टैंड मी एंड फील भी मत कीजिए। थैंक यू सो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा बात कर लूं और बस। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है दीदी, जैसा कि आपने बोला कि कंपनी डेफिनेटली मैटर बच्चों का। और आपने जैसे बोला कि बाबा ने बोला कि बच्चे के कंधे पे हाथ रखो, बोलो कि क्यों फेल्योर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम और ये अच्छा बाबा लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये मैं बाबा पढ़ी हूँ दीदी, ये मैं खुद पढ़ी हूँ दीदी। मैं जब प्राउड पढ़ रही थी, और मैं जब एजुकेशन सिस्टम जो बाबा ने जो एजुकेशन का कैसा होना चाहिए, टीचर की सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए, जब उसमें पढ़ी थी, तो ये लाइन बहुत ही प्रोमिनेंट है, बाबा ने लिखा है। और उसमें बोला है कि बच्चे को हमें उसके साथ खड़ा होना है, बोलना है कि कोई बात नहीं बच्चा, और भी आगे अच्छा कर सकते हो, कोशिश करना है, घबराना नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे। और बाबा लिखते हैं कि इससे पता नहीं कितने % सुसाइड कम हो जाएंगे, बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे। तो ये आप वाक्य भी है और उनकी दिया हुआ बून भी है। बिल्कुल दीदी, बहुत बड़ी बात है, और ये होना ही चाहिए। अगर ये तो बाबा की बोली हुई बात है, तो डेफिनेटली ये तो अगर सब लोग, सारे पेरेंट्स, और ये दीदी मैं खुद देखी हूँ, मेरे आंखों के सामने में एक बच्चा है, उसका मैं सक्सेस देखी हूँ।
पेरेंट्स का जैसा कि आपने बताया है इसी तरह का था व्यवहार उनका कि कोई बात नहीं, तुम यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, तुम्हारा मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं। और अल्टीमेटली मैं उस बच्चे को काफी हाई लेवल पे जाते देखी। तो मुझे लगता है कि जरूर हमारा व्यवहार, हमारा बच्चों के प्रति प्यार दिखना चाहिए, ना कि उसका मार्क्स पे हमारा पूरा गिद्ध के नजर जैसे बनाए हुए रहते हैं कि ये नहीं लाया तो दरवाजे से ही उसको चाटा। बच्चा फियर के मारे, डर के मारे घर के अंदर आने से डर जाए, वो फियर बाहर उसका निकलना चाहिए। हमारे सामने प्रद्युम्न नारायण दादा हैं, मैं चाहूंगी कि दादा इस जरूर अपना कुछ ओपिनियन इस आज का टॉपिक है कि क्यों ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। 5 साल का डाटा देखे तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है डे टू डे तो इंडियन सोसाइटी में। तो इस पर दादा कुछ बोले, प्रद्युम्न नारायण दादा। नमस्कार दादा। मुझे तो सुनने में ही मजा आ रहा था जी। और परिचर्चा इतनी अच्छी हो रही थी और कि लगा इस तरह का एक एकेडमिक डिस्कशन तुम्हारे मन से बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, और मैं सुनते रहना ही चाहता था जी। लेकिन अब जब बोलने के लिए मुझे कह दिया तो फिर अब इस पर क्या कहूँ। आजकल आम का मौसम अब आ रहा है ना। जी। अच्छा, तो अब देखोगी कि पिछले महीने से ही आम मिलना शुरू हो गया। जी जी जी। और उस आम में ना कोई गंध है, न स्वाद है और न रस होता है। जी। और गुठली आम में हुई नहीं कि पकना शुरू हो जाता है, पकाना शुरू हो जाता है। जी। तो आजकल के पेरेंट भी जो है ना, बच्चों का इसी तरह से कह सकती हो शोषण करते हैं। जी जी। कि माँ के गर्भ से निकला और ABCD सिखाना शुरू कर दिया, उसका बचपन रहने नहीं देता है। और जिस बच्चे का बचपन नहीं खिलेगा तो फिर वह इमोशनली इम्बैलेंस तो होना ही होना है इसको। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बहुत लोग होंगे अभी और बहुत मैंने सुना भी। तो सबसे पहली जरूरत जो आजकल है पेरेंट की, वो मैं कहना चाहूंगा कि जो मेंटल मैनेजमेंट है, कहा कि आजकल की परिस्थिति बड़ी कॉम्प्लेक्स है और जिस जटिल परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं, उस जटिल परिस्थिति में रहना और उसको संभालना, खुद अपने को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना बड़ा कठिन है। बड़ी कठिन प्रतियोगिता है, बड़ी कठिन स्पर्धा है। और इसमें सही तरीके से खुद चलना, बच्चों को चलाना एक बड़ा भारी चैलेंज है और एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो बजाय ABCD सिखाने के यदि बच्चों को हम शुरू से ही यम नियम की शिक्षा दें, बात बात में, ऐसा नहीं कि गंभीर रूप में, बात बात में ही यदि ये उसको सिखलाया जाए तो कम से कम आरंभ से ही एक मानसिक नियंत्रण की सीख उनको मिलनी शुरू हो जाए। और जानती हो कि यह यम नियम जो है मन पर नियंत्रण करने का ये पहला वाण है। तो अब जो स्थिति हमारे सामने है, यह स्थिति और कॉम्प्लेक्स होगी और जटिल होगी जिस अंधी दौड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं। एक तो पूंजीवादी व्यवस्था का मटेरियलिस्टिक आउटलुक है और यह कहाँ तक ले जाएगा समाज को अभी कहना मुश्किल है। और इसका दबाव इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि विद्यार्थी की तो बात जो है वो अपनी जगह है, वह तो बेचारा बहुत एक कोमल प्राणी होता है, बहुत कोमल प्राणी होता है। उसका मन तो ठीक से विकसित भी नहीं हो पाता है। वह उसके
मन में एक इमोशनल फीलिंग इतनी ज्यादा रहती है कि वो ठीक से मैच्योर भी नहीं हो पाता है। लेकिन जो हमारा मैच्योर तबका है, आज किसान की हालत देखो, लोन का ऐसा माया जाल है, लाखों किसान आत्महत्या कर रहा है। दुल्हन की डोली उठती है, सुहाग रात भी पूरा उसका नहीं हो पाता है, तो पता लगता है उसने आत्महत्या कर लिया। तो जो माहौल है हमारे सामने, इस माहौल को हम लोगों को प्रयत्न पूर्वक बदलने की चेष्टा करनी होगी। कम से कम जो हमारे बच्चे हैं, हम लोग बहुत बड़े दायरे में तो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारे अंदर, हमारे अख्तियार में, हमारे अधिकार क्षेत्र में जो है, कम से कम हम अपने बच्चों की परवरिश तो उस तरह करें कि उसके मानसिक नियंत्रण में हम सहायक सिद्ध हो सके। तो हमें इस संबंध में बहुत जागरूक रहना पड़ेगा कि बच्चों को तरह तरह आजकल जो फैशन है उसमें भटकाने का, या पिज्जा और ये इस तरह का जो कल्चर है, और बाहर तो बहुत अजीब स्थिति है, गांजा है, चरस है, ड्रग्स का तो भरमार है। हर पान दुकान पर आजकल देखते हैं, आजकल चला है हुक्का, और हमने देखा है कि टीनेजर सब आके वो हुक्के में एक कस लगाता है, निकलता है। तो जहाँ ऐसी परिस्थिति है, उसमें तो बच्चों को जिम्मेदार बनाने की जिम्मेदारी गार्जियन पर है, और बच्चों को तब तक जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता जब तक शुरू से ही उन्हें मानसिक नियंत्रण की शिक्षा नहीं दी जाए। तो इसके लिए सबसे पहले है यम नियम। यम नियम में हम बच्चों को बांधने की कोशिश करेंगे, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है। तो ये सारे प्रत्याहार तक जितने भी लेसन हैं, वे तो मानसिक नियंत्रण के ही लेसन है, क्योंकि जब तक मन हमारा नियंत्रण नहीं आता है, मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, तो फिर उस मन से क्या काम लिया जा सकता है। और फिर जहाँ इतनी भयंकर प्रतियोगिता है, तो बच्चे तो आत्महत्या करेंगे। जी जी दादा, बस मेरा इतना ही था। थैंक यू दादा, आपने बहुत ही अच्छा जिस तरीके से आपने शुरू किया। आम और सीजन आम का है, रियली गुठली पकता नहीं है कि उसको कार्बाइड से पका पका करके, और आधा कच्चा पका मार्केट में आ जाता है। और बच्चे की हालत भी वही है, बहुत प्रेशर। पेरेंट्स इस जो दौर है, इस दौर में कैसे हम बैलेंस करें, इस पर हम लोग जरूर सॉल्यूशन भी हम लोग देखें, सोचेंगे, विचार करेंगे इस पे। पूनम दीदी हमारे बीच में है। पूनम दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नमस्कार दीदी, टाइम बहुत हो गया है, ज्यादा समय लेना उचित नहीं, लेकिन जो भी है बाबा ने लिखा है, पीपल टेक टू द पाथ ऑफ सुसाइड इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन। उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलता है, इसीलिए वो लोग सुसाइड की तरफ जाते हैं। फिर उन्होंने माइक्रोवाइटा के बारे में बताया है, जिसमें निगेटिव माइक्रोवाइटा एक कबंध होता है, जो कैसे जो डिप्रेस्ड है उनके इर्द गिर्द आ जाता है और उनको और प्रेरित करता है और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये तो डिटेल अलग से डिस्कशन का विषय हो सकता है दीदी। और अभी जो बच्चे जो कर रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से पूरा इन्वायरमेंट उसमें दोषी है, कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। एक ही माँ बाप के कुछ पेरेंट बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरा बच्चा अगर वैसा करता है तो ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ पेरेंट्स का दोष है। वहाँ पे टीचर्स भी अभी हमारे पास वैसे अवेलेबल नहीं है जिस स्टैंडर्ड के टीचर्स चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं 2+2 4 होता है, तो इनमें टीचिंग एबिलिटी है इसका कि इसकी तो कोई गारंटी नहीं। जैसे LK अग्रवाल दादा ने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए थे कि अभी जो नंबर्स लोग दिखा रहे हैं, तो वो नंबर का कोई मायने तो नहीं रह गया जब हम बच्चे में उसको एक अच्छा इंसान बनाने की क्वालिटी नहीं डेवलप करा पा रहे हैं। बच्चे में ये लोनलीनेस की फीलिंग क्यों आ रही है, या बाहरी दुनिया का उसका अट्रैक्शन इतना ज्यादा क्यों है। तो जाहिर सी बात है कि हम शुरू से उसे यम नियम के बारे में सिखा नहीं पाए हैं, या खुद हम अपने स्ट्रांग नहीं बन पाए हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग उससे प्रभावित हो। अगर हम खुद स्ट्रांग होते, हमारे अंदर इतनी खुशबू होती, तो निश्चित रूप से वो खुशबू इधर उधर बिखरती। अगर एक खुशबूदार फूल होता है
तो उसके आसपास खुशबू होती है। तो हमारे अंदर इतनी क्वालिटीज होनी चाहिए कि हमारे आसपास का माहौल खुशबूदार हो सके, क्योंकि बाहर इतनी निगेटिव एनर्जी है कि उसको डिफीट करने के लिए हमारे अंदर उससे कहीं अधिक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जिसके लिए बाबा ने सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं। और यहाँ सारे एक्सपर्ट्स विद्वान बैठे हुए हैं जो डे टू डे हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दीदी आज बहुत रात हो चुकी है, इसलिए हम लोग सॉल्यूशन पॉइंट्स पे किसी और दिन भी ले सकते हैं। और सुसाइड तो बहुत तरह का है, लड़कियों का सुसाइड है, न्यूली मैरिड का सुसाइड है, सर्विस में सुसाइड है, तो बहुत सारे हैं, इस पर तो बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है। तो मैं इतना ही क्या क्या कंक्लूड करना चाहूंगी दीदी। जी थैंक यू पूनम दीदी। और जैसा कि हम लोगों का टाइम काफी हो चुका है और नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी टॉपिक को अगेन लेकर के आएंगे और नेक्स्ट टाइम हम लोग सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आप लोग सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो नहीं बोल पाए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, और जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग दोबारा जुड़ें और इसके सॉल्यूशन के बारे में जरूर विचार करें। अरुण दादा हम लोगों के बीच में हैं, तो मैं चाहूंगी कि दादा नेक्स्ट टाइम आप जुड़े और आपकी वाइफ जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और लोगों को मोरल बूस्ट अप और इस तरह का किस तरह से किया जाए उनका गाइडेंस दिया जाए उनको, तो जरूर दीदी को भी बोलिएगा कि नेक्स्ट टाइम जुड़े और हम लोग इस सारे पॉइंट पे सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बात करेंगे। बाबा क्या सॉल्यूशन दिए हैं इन सारी चीजों पे हम लोग जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे आजकल जो सफर कर रहे हैं, इवन हम लोग मार्गी फैमिली में बच्चों को हम लोग वी आर प्रिविलेज्ड, हमारे बच्चे को कम से कम थॉट टू लीव। जैसे सुबह उठते हैं, मैं कुछ बच्चों का मैं सुनी हूँ जो कि नॉन-मार्गी एनवायरनमेंट में, उनको लगता है कि बस सुबह उठ करके मैं क्या करूं। हमारे बच्चों के पास सुबह उठ करके इतने वर्क होते हैं कि उनको पहले 5 जन का गुरु सकाश करना है, 5 जन करना है, फिर मेडिटेशन करना है, उनको तैयार होना है। तो उनके पास ये सोचने का वक्त नहीं होता है कि मैं क्या करूं, बोर हो रहा हूं तो जाता हूं सो जाता हूं। तो डेफिनेटली वी आर प्रिविलेज, पर समाज में नॉर्मल जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है, जो नॉन-मार्गी हैं और जो मार्गी हैं, उनको उनके लिए भी हम लोग नेक्स्ट टाइम इसी टॉपिक को सॉल्यूशन के साथ आएंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोग सबको जुड़ने के लिए। परमपिता बाबा की जय। नमस्कार, नमस्कार, शुभ रात्रि। सुनिए, रिकॉर्ड हम कहाँ पर देखेंगे? ये रिकॉर्ड जो किया आप, ये रिकॉर्डिंग हम कहाँ से निकल सकता है? दादा जी मैं रिकॉर्ड करी हूँ और इसको मैं एडिट करके अपलोड करूंगी। और वासुदेव दादा, आई विल सेंड यू वासुदेव दादा, डोंट वरी। नमस्कार नमस्कार दादा, नमस्कार। बहुत दिन बाद आपसे बात हुआ। जी नमस्कार नमस्कार वासुदेव दादा। डेफिनेटली आई विल शेयर यू, राजेंद्र दादा को दे दूंगी, या फिर उनका नंबर होगा तो दादा मुझे प्रोवाइड कीजिएगा तो मैं उनको पर्सनली भी भेज दूंगी। थैंक यू सो मच सब लोगों को जुड़ने के लिए। नमस्कार एंड शुभ रात्रि। इसमें इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे GPIF के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर भी होगी, तो जो लोग GPIF का फेसबुक अकाउंट खोलेंगे वहां पर भी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। GPIF, ठीक है, GPIF फेसबुक अकाउंट। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।